हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का जो यूनिट 1 है, दैट इज एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी, उसका सेशन 1 को आज हम कवर करने वाले हैं। आपको पता ही होगा इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आता है, कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट है, क्या होता है वो, उसके बारे में आता है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होती है, आइडिया फील्ड्स क्या होती हैं, ट्रेंड स्पॉटिंग क्या होता है, क्रिएटिव इनोवेटिव प्रोसेस क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ को मैं आज कवर करूंगी, कुछ टॉपिक्स को मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी आपको। एंड ऑल्सो इस वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके लिए इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें। ऑल्सो इन दिस वीडियो हम कुछ केस स्टडीज़ के रेफरेंस लेंगे। कुछ मैंने आपके लिए शॉर्ट फॉर्म्स बनाए हैं, कोड्स बनाए हैं, जिससे आप इजीली लर्न कर लो। बिकॉज आई नो एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा टफ है, उसे समझना भी और उसको वहाँ पे आंसर शीट में लिखना भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो चलो हम इसी पे आज बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल। बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने ज़्यादातर कवर किया है एंड विल मेक श्योर कि हम पूरा चैप्टर जो है उसे अच्छी तरह से कवर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको मुझे बतानी है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आपको पता होंगे, बहुत सारे वेल नोन नेम्स यू नो। अब आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये जो फोटो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है ये किसका फोटो है। सो इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेंशन करिए। जो सबसे पहले आंसर मेंशन करेगा आई विल गिव अ हार्ट टू दैट पर्सन। सो यू नीड टू नेम द पर्सन हु इज़ देयर इन दिस पिक्चर। चलो, इफ़ यू नो द आंसर वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तो हम आगे की स्लाइड में इसे कवर करते हैं। तो देखिए, ये एक्चुअली जो पर्सन है, इन्होंने ला उपाला जो बिजनेस है उसको सेटअप किया था। तो आप इसमें पढ़ सकते हो, राधा ग्लास एट मधुपर in Bihar has been making a tea shop classes. The eldest son of the family, Sushil Jhunjhunwala, inherited his father's business in 1980s, went to a trip to South Korea and saw an opaque white glass called opal. Impressed by it, he decided to manufacture it with imported machinery, and La Upala was born in 1988. Idea was to bring in an elegant product which is readily available and at affordable prices. In 2007, he started his second plant near Haldwani in Uttarakhand because of the hill state tax regime and Delhi's fancy market. तो ये पूरा क्या है इसमें, इसको मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताती हूँ। तो ये जो अभी हमने फोटो देखी थी स्क्रीन पे, दैट इज़ ऑफ सुशील झुंझुनवाला। अब इन्होंने ऐसा क्या खास किया जिसकी वजह से आज हम इनके बारे में इतनी बात कर रहे हैं। ये बेसिकली अपनी फैमिली के एल्डेस्ट सन थे और इनके फादर का जो बिजनेस था दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू टी शॉप की, उनकी ग्लासेस की शॉप थी, उसमें ये यहाँ पे काम करते थे। एंड उनके बेटे ने जब बिज़नेस को कंटिन्यू करा तो उन्होंने एक साउथ कोरिया में ट्रिप करा जहाँ पे उन्होंने एक वाइट ग्लास देखा, दैट इज़ ओपल। तो ओपल को देखते ही उनके मन में आया कि ये थोड़ा इस तरह का ग्लास है जिसको अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे हो जाएगा और लोगों को अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो आप देखो, इस समय जो दिवाली होली पे जब हम गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यूजुअली आपके पास अगर कोई क्रॉकरी के आइटम्स आते हैं तो वो ला उपाला के होते हैं एंड वो हमेशा कम प्राइसेस के आपको मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू दी अदर महंगे जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्रॉकरी में, उनसे ये काफ़ी कम है। मोरओवर आप अगर इनके एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को देखो तो उन्होंने बताया कि इन 2007 एक तो उनका ऑलरेडी प्लांट सेटअप हो गया था, उसके साथ साथ 2007 में भी उन्होंने एक अपना प्लांट सेटअप किया। जो प्लांट सेटअप किया वो कहाँ था, दैट वाज इन हल्द्वानी, तो उत्तराखंड में उन्होंने सेटअप किया था। और उसका फ़ायदा क्या था कि यहाँ पे आपको बहुत सारे टैक्स रिबेट मिलते हैं। आपको पता है हिली रीजन्स में हमको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ साथ आपको नेचुरली जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है आपको उसे सेल आउट करना है, तो उसके लिए आपको आसपास में मार्केट होना अवेलेबल है। तो दिल्ली का जो मार्केट था वो उनको ईजिली अवेलेबल था। तो चलो इसी पे आगे बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर होता कौन है। सो एंटरप्रेन्योर जो कि पीटर एफ ड्रकर थे, उन्होंने इनके बारे में बताया कि एंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो वो कुछ सामान नहीं ढूंढ रहा बट वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, कुछ भी ऐसा आपको क्लिक कर जाए जो कि आपके बिजनेस को हेल्प कर सकता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी बात करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 3 आपको क्लिक्स दिख रहे हैं। नंबर 1 इज एंटरप्रेन्योर, सेकंड इज एंटरप्रेन्योरशिप और तीसरा है यहाँ पे एंटरप्राइज। तो सबसे पहले कौन पर्सन है जो पर्सन जिस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, कुछ नया इनोवेटिव बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, ही इज़ द एंटरप्रेन्योर। और जो प्रोसेस है जिसके थ्रू उसकी एक एंटरप्राइज तैयार होती है, एक बिजनेस आपका स्टैब्लिश होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंड जो आपका आउटकम आता है दैट इज द एंटरप्राइज। तो अब देखो रियल टेस्ट क्या है, एक एंटरप्रेन्योर का रियल टेस्ट क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना है बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, कि कहाँ पे क्या चीज़ मेरे लिए फेवरेबल है, किस तरह से मैं उसका फ़ायदा ले सकता हूँ इन द इन्वायरमेंट एंड इनिशिएटिंग स्टेप्स टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। जो मैंने यहाँ पे GNS लिखा है उसका मतलब एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विसेज है। टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी होने के बाद आप उसको कितनी अच्छी तरह से इनकैश कर लेते हैं, कितनी जल्दी इनकैश कर लेते हैं, वहाँ पे ही आपके सारे प्रॉफिट्स जो होते हैं लाई करते हैं। तो आगे हम इसमें बात करेंगे एंटरप्रेन्योर की। हमने अभी डेफिनेशन देख ली, क्या रियल टेस्ट होता है एक एंटरप्रेन्योर का, उसके बारे में बात कर ली। ये जो तीनों आपके स्टेप्स हैं, फर्स्ट वी हैव द पर्सन, वी हैव द प्रोसेस, वी हैव द आउटकम, उसके बारे में बात कर ली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
हो सकता है आपको मेरी आवाज़ उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही हो, मुझे थोड़ा सा बुखार है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग कि आपको जितना पॉसिबल हो मैं आपको डिटेल में वीडियो दे सकूं। तो चलिए बात कर रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी हमने जनरल आइडेंटिफाई कर लिया, अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, नेचुरली बिजनेस से रिलेटेड होगी। तो आप देखो इसमें लिखा है इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया। इकोनॉमिक वी नो इट इज रिलेटेड टू मनी, तो मॉनेटरी आइडिया है विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट्स। आपकी पूरी कोशिश किस पे होती है कि आप इस तरह का एक आइडिया निकालो जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकें, एक बिजनेस एंटरप्राइज खड़ी कर सकें और हम प्रॉफिट्स कमा सकें। तो मेन एम आपको पता ही है, प्रॉफिट्स कमाना होता है, तो इसलिए ये एक इकोनॉमिक आइडिया है। तो आप इसमें कीवर्ड्स देख सकते हो, इकोनॉमिक आइडिया इज देयर, बिजनेस एंटरप्राइज को बनाना और प्रॉफिट्स को अर्न करना। अब बिफोर सिलेक्टिंग हम किस तरह से किसी अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करेंगे, उससे पहले आप देखो दो चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। नंबर वन, गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। तो जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आप इस समय अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर मानो एंड अकॉर्डिंगली आप इस पूरे वीडियो को देखना। तो आप जो भी प्रोडक्ट एम कर रहे हैं, मान लेते हैं आप एक प्रोडक्ट ए को एम कर रहे हैं, तो आप जो ए प्रोडक्ट बना रहे हो उसको कितने सारे लोग खरीदेंगे, कितना मार्केट है उसके लिए, कितने लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, वो आपको जज करना है। नंबर टू, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अट्रैक्टिव। आप इतनी कोशिश कर रहे हो, इतने सारे आपने एसेट्स खरीदे हैं, पूरा आप अपना फंड्स इसमें लगाते हो, तो कितनी जल्दी आपको रिटर्न मिलते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में। तो आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स करे हैं उस पर कितनी जल्दी आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मिलना शुरू हो जाता है, वो भी आपको ज़रूर जज करना है। तो जैसे मैं भी आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, तो मुझे पता ही है कि ईपी के वीडियोज़ बहुत कम हैं, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, वेरी फ्यू वीडियोज़ आर देयर। तो वी आर ट्राइंग कि आपके लिए ट्रेन योर ब्रेन नाउ के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको इस वीडियो के साथ आपसे बातचीत कर सकूं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने शॉर्ट में देख लिया, इट इज़ एन इकोनॉमिक आइडिया जो कि हम इंप्लीमेंट करते हैं जिससे कि एंटरप्राइज तैयार होती है एंड वी वांट टू अर्न प्रॉफिट्स। और ये भी ध्यान रखना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जज करने के क्या तरीके हैं, गुड मार्केट होना चाहिए, एंड नंबर टू, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी अट्रैक्टिव। अगर आपको दिख रहा है कि भाई उस पर रिटर्न ही नहीं आने वाले, कितना भी आप काम करते रहो, तो कितना ही अच्छा आइडिया है वो बेकार चला जाएगा। चलो अब आगे देखते हैं, कैन ऑल आइडियाज़ बी टर्न इनटू अपॉर्चुनिटीज़। क्या जितने भी हम आइडियाज़ सोचते हैं तो क्या वो सारे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ में टर्न हो जाते हैं या नहीं। आप भी सोचो, एक दिन जब आप उठते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आज ये करना है, ये करना है, वो करना है, बट क्या आप सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो या कुछ ऐसी चीज़ों को ही करते हो जिसमें आपको प्रॉफिट दिखता है। ओके, तो सिमिलरली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है, यू नीड टू कंसीव द आइडिया। आपको एक आइडिया का जनरेशन करना है एंड देन एनालाइज द मार्केट बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। तो जिससे पहले आप बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही आपको एनालाइज करना है कि क्या इस प्रोडक्ट के लिए, जो ए प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने वाला हूँ, लाने वाला हूँ, मार्केट में बनाऊंगा, उसके लिए कितने लोग उसे खरीदेंगे। तो नेचुरली हम प्रॉफिट के लिए बात कर रहे हैं, हमने पहले ही बात करी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, तो हम प्रॉफिट मार्जिन पर वर्क करते हैं एंड देयरफॉर वी नीड टू एनालाइज द मार्केट। तो मार्केट को एनालाइज करना ऐसे नहीं अपने घर के आसपास की दुकानों पर आप पूछ लो भाई क्या प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर से आप पूछ लो। आप बहुत ही डिटेल में इसको रिसर्च करते हो, पता करते हो, इसको हम मार्केट रिसर्च कहते हैं, आगे भी हम इसमें बात करेंगे मार्केट रिसर्च से रिलेटेड। तो वो पूरा हम प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, फॉलो करते हैं, जिससे कि हमारे पास सही तरह से हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। As this will lead to satisfying the ego, but the launch of the product will have very few customers. तो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ये नहीं कि बस आपका मन है therefore you are launching that product। तो ये क्या होगा, आपका ईगो सेटिस्फैक्शन होगा, बट देन आपको कस्टमर्स नहीं मिलेंगे। आपको अपने प्रोडक्ट की सेल करानी है, दैट इज़ आवर मेन गोल। हमारा गोल ही ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करें। तो हमें बहुत कम कस्टमर्स नहीं चाहिए, हम इस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो। तो देयरफॉर वी नीड टू एनालाइज द मार्केट, और तभी हम एक आइडिया को अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं। ओके, चलो जी, अब हमने बात तो कर ली कि बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है। अब ये भी पता कर लें उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब क्या उसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये चीज़ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो इसके एलिमेंट्स आप देखो, सबसे पहला है अश्योर्ड मार्केट स्कोप। कोई भी चीज़ अपॉर्चुनिटी कब होगी, जब आपको गारंटी है, ऑलमोस्ट देखो 100% गारंटी तो हम नहीं ले सकते बिकॉज जो एनवायरमेंट होता है वो अनसर्टन होता है, बट एक सर्टन डिग्री ऑफ एश्योर्ड मार्केट स्कोप आपको मिल जाता है कि हाँ इतने सारे लोग उसे खरीदेंगे। नंबर टू, एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो भी प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो उस पर जो आपको रिटर्न मिलेगा सूनर, बहुत जल्दी जो आपको रिटर्न मिल सकता है, वो आपको एक्सेप्टेबल है या नहीं। ठीक है, तो आप याद करो हमने बिजनेस स्टडीज़ में भी बात करी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ये चीज़ आती है कि आपको कितनी जल्दी पैसा मिलता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, इज़ दैट एक्सेप्टेबल टू यू और नॉट, उस पर आपको देखना है। नंबर थ्री, प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ द आइडिया। इसको हम फीजिबिलिटी भी बोल सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो भी आपने आइडिया सोचा, क्या वो आपकी जगह पे, जहाँ पे आप उस अपने प्रोडक्ट को, ए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो, तो क्या वो वहाँ पे फीजिबल है, क्या उसकी डिमांड है, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस आपके फेवर में है या नहीं, कॉम्पिटिटर का क्या सिनेरियो है। तो बहुत सारे और फैक्टर्स आप देखते हो और फिर आप उसे चेक करते हो कि ये आइडिया हमारा प्रैक्टिकल है या नहीं। ओके,
चलो नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। कॉम्पिटेंस का मतलब है आपकी केपेबिलिटी। आप देखो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, आप बहुत परेशान हैं, मान लीजिए घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आपका एग्जाम है। एक तरीका ये है कि प्रॉब्लम को आप उसी में खो जाओ और आप एग्जाम देने नहीं जाओ। सेकंड इज़ कि आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, आपने कहा नहीं भाई ये प्रॉब्लम को भी मैं हेल्प आउट करूँगा बट ऑल्सो आई विल गिव माई एग्जाम। तो आपके अंदर कितनी कॉम्पिटेंस है, कितनी आपके अंदर पॉजिटिव एबिलिटी है, वो भी देखी जाती है। बिकॉज यू नो कि जो एंटरप्रेन्योर का बिजनेस होता है बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, यूजुअली एक इनोवेटिव बिजनेस वो लेके आता है। सो यू ऑल्सो हैव टू गो थ्रू दी हार्डशिप्स एंड फेलियर। ये भी हो सकता है कि आपका बिजनेस बिल्कुल सक्सेस नहीं हो और ये भी हो सकता है कि बहुत ऊंचाइयों को छुए। तो यू हैव टू फर्स्ट चेक योर कॉम्पिटेंस एज एन एंटरप्रेन्योर, आप कितना केपेबल हैं वो आपको देखना है। एंड लास्टली इज़ द पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। आगे इस मार्केट में कितना आपको ग्रोथ मिल सकती है आपके प्रोडक्ट को, वो भी हमें जज करना होता है। चलो अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं, सोर्सेज टू स्पॉट एन आइडिया, इमर्जेंस ऑफ एन आइडिया। तो ये दो टॉपिक्स हैं, इनको मैंने आपको एक साथ ही कवर किया है बिकॉज दोनों के आंसर्स एक ही होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दी है, ईमान चाचा की पानी पूरी की दुकान इतने सालों से चल रही है। ओके, अब आप इसमें देख सकते हो नीचे मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, वन इज प्रॉब्लम, चेंज, इन्वेंशन, कंपटीशन, इनोवेशन। ये सारे होते हैं सोर्सेज जिससे हम एक आइडिया का जनरेशन करते हैं। आइडिया नेचुरली आइडिया होगा तभी वो अपॉर्चुनिटी बनेगी और हम उसे इनकैश कर पाएंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू कंसीव एन आइडिया। और आइडिया कहाँ से आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें से आप एक आइडिया निकालते हो, ओके या फिर आप कुछ चेंज आता है उससे एक आइडिया निकल के आता है, कुछ नए इन्वेंशंस होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, उससे आइडिया का जनरेशन होता है। एंड कंपटीशन से भी बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतना आप नए नए आइडियाज़ को लेके आते हो। आप याद करो जब आप किसी एक अच्छे कंपटीशन में गए थे, वहाँ पे बहुत सारे और जो स्कूल्स हैं वो आए हों पार्टिसिपेशन करने के लिए, तो आप जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतना अपने आप को और अच्छी तैयारी करते हो। तो चलो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, आई एम गिविंग यू 1 फुल मिनट। आपको जल्दी से इसे रिलेट करना है कि कौन से वर्ड से आप कौन सा अपना जो हमारा सोर्स है उसको रिलेट कर सकते हो। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू नीड टू मैंशन द करेक्ट वन इन द कॉमेंट बॉक्स। तो प्लीज़ मेक श्योर आप उसे ज़रूर लिखना। इससे क्या होगा, जब आप लिखते हो किसी चीज़ को तो आपको वो चीज़ याद भी रहती है और अगर एग्जाम में ये आएगा, डेफिनेटली आने के पूरे चांसेस भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ये याद भी रहेगा। ईमान चाचा की पानी पूरी की दुकान इतने सालों से चल रही है। सो 30 सेकेंड्स मोर, 20, 10 and the time is over. Let's see the correct answers. ओके, सो वी हैव द आंसर्स हियर। अब देखो ईमान से मैंने रखा है इन्वेंशन। अब जो भी आपके मेन वर्ड्स है ना उसका मैंने आपको की लाइन जो है वो भी यहाँ पे आपको दे दी है, सो दैट एग्जाम में आप यही लाइन लिखोगे एंड यू विल मेक श्योर कि आपके आंसर्स में जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। तो इन्वेंशन का मतलब क्या है, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज लीड टू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप कुछ नई चीज़ डिस्कवर करोगे तो देयर आर मेजर चांसेस कि उस प्रोडक्ट को लोग एक्सेप्ट करेंगे। नेचुरली आपको नीड आइडेंटिफाई करनी है, पूरा स्कैनिंग करनी है एनवायरनमेंट की, एंड देन यू नीड टू ब्रिंग दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। सेकेंड आता है चाचा वर्ड जो हमने यूज़ किया था, दैट इज रेफरिंग टू चेंज। दैट मीन्स चेंज इन दी सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। आपने पेस्टल मॉडल पढ़ा है एंड इफ़ यू नॉट श्योर उस पर भी हम आगे वीडियो आपके लिए भेजेंगे। तो जो भी इन एनवायरनमेंट्स में चेंज आते हैं उससे भी बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलते हैं। सिमिलरली पानी पूरी से हमने प्रॉब्लम निकाला है, व्हेन अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट एन आइडिया लीड्स टू अ सोल्यूशन टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। मान लो आप कहीं बहुत दूर कहीं जा रहे हो और वहाँ पर आपके रास्ते में जो है पेट्रोल खत्म हो जाता है एक्टिवा में या कार में। अब क्या आप उसी समय वो जो प्रॉब्लम है उससे आप तुरंत एक आइडिया निकालते हो, मे बी यू विल कॉल सम फ्रेंड या पास किसी घर में पता करते हो कि भाई कहीं आसपास कुछ पेट्रोल पंप है। सो देयर नंबर ऑफ आइडियाज़ जो कि आपको तुरंत स्ट्राइक करते हैं। सिमिलरली इज हियर, आप एक प्रॉब्लम की वजह से आपको आइडियाज़ जो होते हैं वो आते हैं। नेक्स्ट इज इनोवेशन, कुछ एकदम ही नया लेके आना। ओके, सो इनोवेशन करना, एक नई चीज़ लेके आना जो कि लोगों के लिए वैल्यूबल है। एंड लास्टली चल से हमने बनाया है कंपटीशन, जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया, जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतने ज़्यादा हम आइडियाज़ जनरेट करते हैं। अभी मैं इसमें आपको आगे ही बताऊंगी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में, रेड ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में, तो इससे आपको और ये क्लैरिटी होगी कि कंपटीशन से हमें बेटर आइडियाज़ कैसे आ जाते हैं। एंड नाउ वी आर कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आती है, आपके लॉन्ग टाइप आंसर्स में भी आ सकता है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑल दोज कंडीशंस एंड फोर्सेस। तो सी एंड एफ ऐसे आप याद कर सकते हो। सी एफ वैसे भी आपको पता है कैरी फॉरवर्ड होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑल दोज कंडीशंस एंड फोर्सेज विच आर एक्सटर्नल टू अ बिजनेस यूनिट अंडर विच इट ऑपरेट्स। तो कोई भी आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई को भी बहुत सारी
चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। आप वीडियो चेकआउट कर रहे हैं, आप अपना तैयारी कर रहे हैं, आपके घर का माहौल क्या है, आपकी क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि आपकी पढ़ाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिमिलरली बिजनेस एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ आपके लिए फेवरेबल हो जाती हैं, कुछ नहीं होती। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी हमें मॉनिटर करना है, साथ साथ एक्सटर्नल को। तो एक्सटर्नल के हिसाब से हम अडेप्ट करते हैं और इंटरनल को हम चेंज कर लेते हैं एज पर दी एक्सटर्नल। फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, तो हम दोनों चीज़ों को निकालते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे बिजनेस में, क्या परेशानियाँ आएंगी, क्या वार्निंग सिग्नल्स हैं, क्या थ्रेट्स हैं, उनको भी देखते हैं। दैट मे इन्फ्लुएंस इट्स करंट एंड फ्यूचर प्लान्स। तो आप करंट सिचुएशन को भी देखते हो, साथ साथ फ्यूचर प्लान्स में क्या चेंज करना है, ये हमारा बिजनेस को कितना इफेक्ट करेगा आगे चल के भी, तो वो भी आपको अभी से ही देखना होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, और खास तौर से जब हम इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग करते हैं, तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को ही जज आउट करते हैं। सो वी हैव द स्टेटमेंट हियर, इफ़ यू डोंट अडेप्ट यू डू नॉट एंड्योर। तो अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे, आप चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे अपने बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप चीज़ों को सफ़र नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ अमीबा का। आपने बायोलॉजी पढ़ी है, अमीबा के बारे में आपको पता होगा। तो वो कैसे चेंज कर लेता है, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को पूरा चेंज कर लेता है, यूनिसेलुलर होता है और वो चेंज कर लेता है एज पर द इन्वायरमेंट। तो उसी तरह से हमें भी होना है, हमारा बिजनेस भी इसी तरह से होना चाहिए कि हम उसे बाहर के इन्वायरमेंट से अडेप्ट करें। चलो आगे देखते हैं स्वॉट एनालिसिस फ्रेमवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। पहले हम इंटरनल और एक्सटर्नल के बेसिस से देखेंगे, फिर हम बात करेंगे कि फेवरेबल अनफेवरेबल कितना है। तो इंटरनल में हमारे पास आते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं आपको पता ही है स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होते हैं, ये हमारी इंटरनल होती हैं। तो एक पर्सन की इंटरनल है और यहाँ पे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो एक बिजनेस की क्या स्ट्रेंथ है, तो रिसोर्स दैट कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या खास चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। आप देखिए जो भी आईपीएल आजकल चल रहा है, तो आईपीएल में जो टीम्स हैं उसके हिसाब से कौन सी टीम में कौन प्लेयर है वो उसका स्ट्रेंथ बन जाता है। वीकनेस क्या है, अ लिमिटेशन, फॉल्ट और डिफेक्ट दैट मेक्स अचीविंग ऑब्जेक्टिव डिफिकल्ट। आपकी कुछ वीकनेसेस भी होती हैं, कुछ चीज़ों में आप उतने अच्छे नहीं हैं, मे बी आपके पास उतने फंड्स नहीं हैं, या आपको टेक्नोलॉजी बहुत ईजिली नहीं मिल रही, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज अ वीकनेस। एक्सटर्नल में देखते हैं अपॉर्चुनिटी, एनी फेवरेबल सिचुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बाहर के एनवायरमेंट में कुछ ऐसा चेंज हुआ जो कि हमारे लिए बड़े फायदे का है। एंड थ्रेट इज एनी अनफेवरेबल सिचुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट दैट इज पोटेंशियली डैमेजिंग टू इट्स स्ट्रैटेजी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो हार्म कर सकता है, जैसे इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर कोई कंपनी है वो अपनी कार को लॉन्च करती है एंड यू गेट टू नो कि ऑलरेडी कुछ बाहर से कोई कंपनी अच्छी कार लेके आने वाली है इन फ्यू मंथ्स, तो आप क्या करोगे, इस थ्रेट को आइडेंटिफाई करोगे और अपने जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं उन्हें कुछ डिस्काउंट करके, कुछ उसमें प्रमोशंस करके उसे सेल आउट कर दोगे। तो जो वीकनेस एंड थ्रेट है दे आर अनफेवरेबल फैक्टर्स, हमारे फेवर में नहीं होती हैं, एंड फेवरेबल फैक्टर्स में आते हैं स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। प्लीज रिमेंबर, स्ट्रेंथ इज इंटरनल, अपॉर्चुनिटी इज एक्सटर्नल, वीकनेस इज इंटरनल, थ्रेट इज एक्सटर्नल। चलो अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आई एम गिविंग यू दिस लाइन, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको ये लाइन याद रखनी है। वैसे भी आप ट्रेन योर ब्रेन नाउ की सीरीज़ को देखते हैं, प्लेलिस्ट को देखते ही हैं, तो उससे याद हो जाएगा। आई फॉलो ट्रेन योर ब्रेन नाउ सीरीज, इट्स इंटरेस्टिंग। तो ये स्टेटमेंट से आपके सीधे सारे जो इंपॉर्टेंस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। इन्हें मैं आपको खुद से ही बता रही हूँ। आई विल स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन, जो फॉलो का एफ है दैट इज़ फॉर्मुलेशन, ट्रेन का टी इज़ टैपिंग, फिर ब्रेन से हम कर रहे हैं बेटर, एंड सीरीज जो हमने लिया है दैट इज सेंसिटाइजेशन, एंड आई से हो गया इमेज बिल्डिंग। अब इसको जल्दी से समझ लेते हैं, इसको आप जरूर याद रखना। आई फॉलो ट्रेन योर ब्रेन नाउ सीरीज, इट्स इंटरेस्टिंग, दिस इज शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, जब आप एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, जो भी हम पीछे से बात भी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग कर रहे हैं हम, तो एनवायरनमेंट को स्टडी करने से क्या होता है, आपको आइडेंटिफाई हो जाती हैं अपॉर्चुनिटीज़, आपको कहाँ कहाँ क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, क्या आपके लिए फेवरेबल सिचुएशंस हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, जिससे आपको सबसे पहले आप आगे बढ़ जाओगे अपने बिजनेस में और बाकी लोग आपको कॉपी करते हैं। सेकेंड आता है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज़। आप जितना एनवायरनमेंट को स्टडी करते हो उससे आपको मालूम पड़ता है कि आपकी कौन सी पॉलिसीज़ आउटडेटेड हैं, अब वर्क नहीं करेंगी तो आपको उन्हें चेंज करना है, तो कुछ आप स्ट्रैटेजीज़ को अपडेट करते हो, पॉलिसीज़ को अपडेट करते हो। तीसरा आता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो जो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज है, इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए पेपर्स खरीदने हैं और आप जिस भी शहर में हैं वहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत महंगा सामान मिलता है, कुछ एरिया ज़रूर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट पेपर्स और इस तरह का स्टेशनरी आइटम भी आपको कम रेट पे मिल जाता है, जो होलसेल मार्केट्स होते हैं यूजुअली। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, वन आप अपने घर के पास की जो दुकान है वहाँ पर जाके खरीद लो, नंबर टू कि आप इन होलसेल मार्केट्स को देखो कहाँ हैं और जाके वहाँ से सामान खरीदो। तो अगर आप दूर जाके किसी मार्केट से जहाँ पे सस्ता वो सामान मिल रहा है वहाँ से लाओगे तो देयर आर चांसेस कि आपको इकोनॉमिकल प्राइसेस पर मिल
मिल जाएगा। सेम इज़ हैपनिंग इन द बिजनेस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेटर परफॉर्मेंस। अगर आपके जो भी बाहर के इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, आपके उसके हिसाब से अपने बिजनेस को टाइमली अडॉप्ट कर लेते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। सेंसिटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर टू कोप अप विद रैपिड चेंजेस चेंजिंग एज पर द इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योर कितनी जल्दी सेंस कर लेता है क्या क्या चेंजेस हैं, और उसके हिसाब से रैपिड चेंजेस कर लेता है अपने बिजनेस के अंदर भी। वो भी आपको इन्वायरमेंट स्कैनिंग से पता चल जाता है, इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस है ये। लास्ट इज इमेज बिल्डिंग। आप अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों की कही हुई नीड्स को, डिमांड्स को फुलफिल कर देता है, आप रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो, तो आपकी इमेज ज़रूर बेटर होती है, आपकी गुडविल जो है वो मार्केट में इंप्रूव होती है। तो इसके बाद हम आगे के कुछ टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेक श्योर आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स।